वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। वाटर रिकवरी इन द मार्केट्स, एक बयान यूएस एम्बेसडर की तरफ से और मार्केट में जोर शोर से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आज दिन का इंट्राडे लो फॉर निफ्टी 25,473 और इस समय अब निफ्टी जो है हरे निशान में कामकाज करते हुए 25,700 के लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार को तो 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी फिसल चुका था, अब 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली इस समय कामकाज करते हुए आज की क्लोजिंग, आज का डायरेक्शन, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही खास मेहमान और आपके फेवरेट अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, आज की रिकवरी के बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, मैं जहाँ से रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा था वहां से ऑलमोस्ट 25 पॉइंट पहले रिकवरी आना स्टार्ट हो गई है। डेली चार्ट पे स्विंग लो था 25,449 और लो बना है 25,473। तो 24-25 पॉइंट पहले ही रिकवरी आना स्टार्ट हो गई। मेनली रिकवरी की वजह वही यूएस इंडिया ट्रेड डील, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, इंडिया विल बी इनवाइटेड टू ज्वाइन पैक्स सिलिका नेक्स्ट मंथ एज फुल टाइम मेंबर। तो जिससे बाहर रखा गया था, वापस से बोल तो रहे हैं कि अगले महीने उसका इनविटेशन आएगा, जिसकी खुशी में मार्केट रैली किया है। नॉनदलेस वीकली स्विंग लो प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। वीकली स्विंग लो 25,693 पे है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आती है तो ये खाली पुल बैक रैली बन के रह जाएगा और फिजल आउट हो जाएगा। तो आई वुड वेट एंड वॉच। इसके ऊपर अगर डिसाइसिवली क्लोज आता है तो फिर कुछ बाउंस बैक की उम्मीद बढ़ना स्टार्ट होगी। तो ये केवल एक डेड कैट बाउंस है। अगर आपको मिल गया, आपने प्ले कर लिया, बहुत बेहतरीन। वैसे कर तो कोई नहीं पाया होगा, तो बहुत बेहतरीन कर लिया। आज की प्रॉफिट बुक करके वापस से अगर डे हाई क्रॉस होता है तो सेकंड एंट्री लेनी चाहिए। बाकी जब तक वीकली चार्ट पे 25,693 के ऊपर हम सस्टेन नहीं करते हैं, आई वुड स्टिल वेट। क्योंकि बीइंग अ मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप प्लेयर, मेरे को मार्केट एनवायरनमेंट बहुत अच्छा चाहिए। नहीं, बहुत लंबे से मार्केट में मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत तेजी से पीटे जाते हैं। जायसवाल निको टेनिस बॉल एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमने एक छोटा सा बाई दिया है 4% स्टॉप लॉस से 87.9 पे। पूरे दिन में आज ये पहला ट्रेड है। अगर इसका स्टॉप लॉस कटा तो फिर एक आध हफ्ते एकदम आराम से छुट्टी मनाऊंगा। तो जायसवाल निको का एक बार चार्ट दिखाएंगे प्रोड्यूसर जी, अगर आप पॉसिबल है तो। जायसवाल निको में छोटा सा ट्रेड दिया है अंशुल ने, लेकिन उसके बाद अगर ट्रेड सफल रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो फिर एक हफ्ते अंशुल जी मौन व्रत रखेंगे। बाजार में इस समय कोल इंडिया को देखेगा अंशुल। मैंने आपसे परसों भी लास्ट वीक भी बात की थी ऑन द भारत कोकिंग गैस, कोकिंग कोल आईपीओ के बारे में, और उसके चलते हुए कोल इंडिया में एक अच्छा मोमेंटम है। 3% का इजाफा, 430 का लेवल, क्या लगता है? कोल इंडिया में 440.1 तक की पुल बैक आनी है। हाई बना है 436.7। आज 10 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है। प्रोबेबली 440.1 तक आराम से चला जाएगा। आईपीओ लिस्ट होने के बाद में भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि लिस्टिंग प्राइस से करेक्ट वैल्यूएशन निकल आएगी और सारी चीजें डिस्काउंट हो जाएंगी। तो अब कोल इंडिया में 440 तक की मूव है, और जब नेक्स्ट आईपीओ आएगा तब फिर वापस कुछ मूव बनता हुआ दिखेगा। आज टीसीएस के और एचसीएल टेक के नतीजे हैं, उससे पहले चार्ट्स में कुछ गतिविधि? देखिए, दोनों चार्ट अच्छे लग रहे हैं। टीसीएस में वीकली पे फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। 10-20 वीक मूविंग एवरेज पे अटका हुआ है और पिछले 1 2 3 4 हफ्ते से 50 वीक फॉलिंग 50 वीक मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रहा है। उसी के ऊपर एक गैप भी था जो फिल हो चुका है। तो अब जिस भी दिन, मतलब यहाँ से धीरे धीरे करके 33.23 और जिस भी दिन 33.23 निकाला, 3586 का टारगेट खुल जाएगा। 33.23 हमारा पहला टारगेट था 3018 के ब्रेकआउट पे। उसके बाद फ्लैगिश प्राइस एक्शन बनना बहुत बुलिश है। तो जिस भी दिन बुलिश एविडेंस मिला वापस से बाई करेंगे। 3323 और 3586 के लिए ज्यादा अच्छा जो लग रहा है वो है एचसीएल टेक। वीकली चार्ट पे बेहतरीन फ्लैग पैटर्न था। फ्लैग के लो के नीचे 2 हफ्ते स्वीप मार के वापस ऊपर आया है। 1695 निकलने के बाद कप हैंडल और फ्लैग दोनों का ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि हैंडल फ्लैग के तौर पे बना है। तो फ्लैग देखिए या कप हैंडल देखिए, दोनों केस में 1695 निकलने के बाद फिर बहुत बड़ा कोई रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई के पहले है नहीं। मिडवे इधर उधर डेली चार्ट पे
जबरदस्ती कुछ ड्रॉ कर लें तो अलग बात है। बाकी ऑर्डर ब्लॉक 1825 वीकली पे, और फिर ऑल टाइम हाई 1938, ये दो ही टारगेट बचेंगे, मतलब दो ही लेवल बचते हैं 1695 रुपए 40 पैसे क्रॉस होने के बाद। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसका चार्ट, बट 1695 के बाद ही लॉन्ग करेंगे। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले जो है मिस्टर चौहान जी का सवाल है, वो कहते हैं ग्रो एंड TARIL ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड दोनों में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या 1 साल के लिए? दूसरा स्टॉक कौन सा था TARIL के बाद? ग्रो। ग्रो, देखिए TARIL में जैसा हमने डिस्कस किया था 340 to 80 निकला तो 385 467 तक का बाउंस बैक आएगा, लेकिन उसी जोन से अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ रिजेक्ट हो रहा है, तो प्रोबेबली 50 मंथ मूविंग एवरेज पे फिर आ गया। इसके पिछले महीने मतलब नवंबर में भी वहीं जाके रुका था, दिसंबर में वहीं से बाउंस बैक बना था, जनवरी में भी वहीं से बाउंस बना था, इवेंचुअली 266 तोड़ के क्लोज करता है तो वापस से 198.50 का टारगेट खुल जाएगा। एक्सट्रीमली वीक काउंटर है, हर रैली इस पे माल बेचना ही है। एक चार्ट अभी आपको दिखाऊंगा लेटेस्ट बाइंग क्लाइमेक्स वाला, पुराने ग्रेफाइट STL टेक, ना आप मुझे जानते थे ना मैं आपको, लेकिन लाइव मैंने आपको दो दिखाए थे, अभी वापस दिखा रहा हूँ। ग्रो में IPO बेस बन रहा है, आज की कैंडल अच्छी है बट 166 के ऊपर टिकेगा तो मेरा इंटरेस्ट आएगा 179.50 193.80 तक के लिए। तो ग्रो मेरी वॉच लिस्ट में है, 166 निकलता है, 165 166, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे अगर वॉल्यूम बाकी कंडीशंस मीट होती हैं, जो ओपन लो वॉल्यूम वो सब, तो मैं बिल्कुल इसमें बाई देने के मूड में बैठा हूँ। आप लगाइए एक बार तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क, कितनी कहानी इसमें पढ़ी गई थी कि ऑर्डर मिल रहे हैं, 5G की स्टोरी, और देखा कुछ काम नहीं आया। ठिकाना हर चीज। 1230 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, तब से बोलते आ रहा हूँ 383 रुपए 70 पैसा बाइंग क्लाइमेक्स का फाइनल टारगेट है। आज आप देखिए इसको 5 ईयर का चार्ट कर दीजिए तो आपको ज्यादा क्लीन दिखेगा। 1230 पे जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 14.5 कुछ रुपए से गिरते हुए, तब से बताते आ रहा हूँ बाइंग क्लाइमेक्स 383.70 आ रहा है, 383.70 आ गया है, बाउंस बैक आ सकता है, बट अभी भी स्थिति परिस्थिति बहुत खराब है इस चार्ट की। IFCI के चार्ट को देखिएगा, 11% ऊपर 54.25 का लेवल। देखिए IFCI 55-10 निकलना बहुत जरूरी है। 55-10 निकलता है तो वीकली चार्ट पे बेहतरीन डबल इनसाइड बार का ब्रेकआउट बन जाएगा, और ब्रेकआउट बनता है तो आपका टारगेट खुल जाएगा 62 रुपीज का। तो 55 रुपए 10 पैसा निकलना बहुत जरूरी है, निकलता है तो एक बार बाइंग ट्राई करेंगे। राजेंद्र जी का सवाल है, वो पूछते हैं NTPC ग्रीन के बारे में बताइए, क्या करना चाहिए? अंशुल, आर यू देयर? मैडम नेट बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, अभी चेंज तो किया हूँ, देखिए अभी ठीक है। हाँ जी, NTPC ग्रीन, NTPC ग्रीन जैसा हमने डिस्कस किया था 88.74 और 87 की जोन टेस्ट होती हुई दिखेगी जब 96 का लेवल रिजेक्ट हो रहा था। फॉलिंग 10 20 50 डेली और 10-20 वीकली मूविंग एवरेज, तो 87 आ गया है। गलती से भी 87 के नीचे क्लोज, सॉरी 88.74 आ गया है, गलती से भी 87 के नीचे क्लोज किया तो बहुत लंबे से स्टॉक में भी डाउन मूव खुल जाएगी। अगेन इसमें भी वही दिक्कत है, सेम बजाज हाउसिंग फाइनेंस और ये सेम 75,000 करोड़ का मार्केट कैप, 11% का फ्री फ्लोट, 14% माल बिकने आना चाहिए इसका। तो अपसाइड लगभग जब तक वो पूरा 25% फ्री फ्लोट नहीं हो जाता है, अपसाइड कैप ही रहेगी। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है आयुष माथुर का। वो पूछते हैं GMDC, M&M फाइनेंस, KP एनर्जी अंशुल सर की लॉन्ग टर्म बेट थी, क्या वो इंटैक्ट है स्ट्रक्चरली, और किस लेवल पे और ऐड करना सही रहेगा? PPL फार्मा, JSW इंफ्रा ऑलरेडी है मेरे पास, मंथली सिप है, मंथली सिस्टमैटिकली वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए सब बाइंग रेंज में आके खड़े हैं, बट प्रॉब्लम है निफ्टी और बैंक निफ्टी का।
नीचे से बाउंस बैक ठीक आया है, ये बाउंस बैक बिना न्यूज के आता तो मैं बहुत हाईली कॉन्फिडेंट होता कि यहां से लॉन्ग प्ले करना स्टार्ट कर देना चाहिए। न्यूज बेस्ड बाउंस बैक है, अगले हफ्ते फिर फूफा जी ने कोई बम फोड़ दिया तो फिर मुंह के बल गिर जाएंगे। तो आई वुड वेट, मैं वीकली चार्ट पे जो बेरिश एफवीजी फॉर्म हो रहा है, अगर ये फॉर्म होता है तो इसके नेगेशन का वेट करूंगा। तो प्रोबेबली अगले 1-2 हफ्ते बहुत कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर हैं तो आई वुड बी अ बायर, नहीं तो आई वुड होल्ड माई हॉर्सेस। मेरे को यहाँ पे सेम प्राइस एक्शन दिख रहा है जो लास्ट ईयर सितंबर में फॉर्म होते हुए दिखा था। 2-3 हफ्ते काम ना करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू यहाँ पे फंस जाना। अगर सेम प्राइस एक्शन बना तो 6 महीने की मंदी चली थी मार्च 2025 तक, तो आई वुड वेट। मैं जब तक बहुत क्लियर कट कंफर्मेशन नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि आज के बाउंस बैक में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी चल गई, मिड कैप स्मॉल कैप के हालत अभी भी खराब है, इंडेक्स वाले स्टॉक चल गए, इंडेक्स में बाउंस बैक आ गया, बट बाकी सारे काउंटर्स में आप रेलवे, डिफेंस, पीएसयू देख लीजिए, वीकर काउंटर है, जब तक इनमें हल्की हल्की बाउंस बैक नहीं दिखती है तो टाइड फेवर में नहीं आएगी। सो बीइंग अ मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर मैं। चलिए, दीपक तोमर का सवाल है उनके पास, वो पूछते हैं, गुरुदेव अंशुल जी को मेरा प्रणाम। केपीआईटी के 1009 शेयर हैं 1270 रुपये में, न्यूजेन सॉफ्टवेयर के 1200 शेयर है 1005 में, और जी एंटरटेनमेंट के 5000 शेयर है 1005 में। क्या करूं गुरुजी, बता दीजिए। तो गुरुजी क्या बताएंगे आप? जी देखिए, केपीआईटी टेक और केपीआईटी टेक जी लिमिटेड, हाँ केपीआईटी टेक जी लिमिटेड पहला ठीक सुना। केपीआईटी टेक में फॉलिंग 10-20-50 मूविंग एवरेज है और फॉलिंग 10-20-50 डेली मूविंग एवरेज है। जब तक 1284 नहीं निकलता है स्टॉक में प्रोबेबली साइडवेज टू बेरिश प्राइस एक्शन ही रहेगा। 1284 निकलता है तो 1620 तक जा सकता है। मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप आईटी में, क्योंकि फूफा जी को छींक भी आती है तो इंडिया इंडिया चिल्लाने लगते हैं, उनकी वजह से ही सब हो गया और यहाँ मार्केट गिरने लगता है। तो मैं लार्ज कैप आईटी पे ही रहूंगा। लेना है तो 1284 निकलने का वेट करना चाहिए, लिया हुआ है तो एक बार होल्ड करे रहिए। 1100 अगर टूटता है तो फ्रेश डाउन साइड खुलेगी। न्यूजेन में 1526 और 1395 ये जोन के नीचे बाइंग क्लाइमेक्स का है। बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट 670 अभी नहीं आया है, और 670 आ भी जाता है तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट 342 रुपए है। जिसको भी डाउट है वीकली चार्ट लगा के तेजस नेट वापस खोल के देख ले, बल्कि उसका प्रिंट आउट निकाल के सामने लगा लें कि मिड कैप स्मॉल कैप को लार्ज कैप और एफ&ओ स्टॉक्स की तरह ट्रीट करने में यही हाल होता है। जी लिमिटेड इतने सब प्रेशर के बाद भी 8750 का लेवल नहीं टूट पा रहा है, तो प्रोबेबली बाउंस बैक में 102.35 तक बाउंस बैक कर सकता है। वहां पे दोबारा सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। अगला सवाल जो है वो है मोहम्मद रफीक रंगरेज का। वो पूछते हैं, नमस्ते अंशुल सर, मेरे पास सीमैक लिमिटेड के 1053 पे शेयर है और बेस्ट एग्रो 433 पे है और एम क्योर 1433 पे है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, एमक्योर फार्मा में तो आईपीओ बेस का ब्रेकआउट है 65 वीक्स का, लास्ट वीक बना था। करंट कैंडल बहुत ज्यादा खराब है, ट्रैपिंग कैंडल लग रही है। मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, मैं 2-3 हफ्ते वेट करूंगा। अगर 1-2 हफ्ते में वापस से इस कैंडल को नेगेट करके 1530 के ऊपर आके क्लोज करने लगता है तो आई वुड बी अ बायर। 2000 तक का टारगेट खुलेगा। हमेशा ब्रेकआउट्स के पास ट्रैप बनते हैं, तो आपको हमेशा ओपन रहना पड़ेगा। एमक्योर फार्मा 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सो यू हैव टू ऑलवेज बी ओपन विथ योर फेलियर प्रोबेबल रिस्क मैनेजमेंट। 4% कैपिटल की रिस्क कंफर्म होने पे बाई, नो मोर देन 4% ऑफ द रिस्क, और टारगेट 2000। तो अभी लास्ट वीक ब्रेकआउट बना था, लेकिन अगेन वही लो वॉल्यूम पे बना था, इसलिए हम हाथ रोके रखे थे, और आज ही की कैंडल आपको ट्रैप कर रही है। तो आई वुड वेट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। सब कुछ ठीक रहा, 1530 निकला तो जरूर बाई करेंगे। बेस्ट एग्रो में फ्लैग पैटर्न अभी भी बहुत बेहतरीन तरीके से सस्टेन हो रहा है। आज भी इनसाइड बार है, पूरे मार्केट की गिरावट का कोई असर नहीं आया। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये, इस बाउंस बैक में स्टॉक को जायसवाल निको की तरह तेज बाउंस करना चाहिए था, जो नहीं किया है। सेम 400 रुपए का स्टॉप लॉस, 529 का टारगेट अभी भी खुला हुआ है। लास्ट बचा सीमैक, सपोर्ट जोन 1064-1020 में आया है 10 वीक मूविंग एवरेज राइजिंग पे। अगर हैमर बना तो 1216 तक अपसाइड जा सकता है। तो इसमें भी वेट एंड वॉच
वॉच का अप्रोच रहेगा। इस वीक तक देखना चाहूंगा, अगर हैमर क्लोजिंग हुई तो 1216 का टारगेट इंटैक्ट रहेगा। ओके, अगला सवाल जो है वो स्वाति नहीं स्वात मिश्रा स्वतंत्र मिश्रा का है, सॉरी। आईडीबीआई बैंक किस प्राइस पर बाई करना सही रहेगा? आईडीबीआई बैंक या आईडीबीआई बैंक बाइंग रेंज पे है। आईडीबीआई बैंक के प्राइस में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस एक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल एनवायरनमेंट में बहुत बड़ी दिक्कत है। लास्ट वीक रिवर्सल कैंडल थी, इस वीक उसको फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला। वीकली 10 राइजिंग मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहा है। नैरो रेंज कैंडल या कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है 106 के ऊपर क्लोजिंग आती है वीकली की, बिल्कुल बाई बनता है। ओवरऑल एनवायरनमेंट खराब है, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत टाइट रखिएगा।